वेलकम टू शान क्लासेस। आज बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर 2 की, जिसमें चलेगा पार्ट 6। लास्ट टाइम हमने किया था पार्ट 5, जिसमें हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज़ एंड रीज़न ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या रीज़न्स होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट पॉइंट है इसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है? कहता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटीज़ दैन यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम ईच एंड एवरी सक्सेसिव। यानी हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी यूटिलिटी सक्सेसिव यूनिट की तरफ पहुंचने लग जाती है। यानी कि जो हमारे जैसे हमारा धीरे धीरे पेट भरता जाता है, उस समय हम क्या करते हैं, हमारा जो यूटिलिटी पावर है वो पूरा हो जाता है, यानी कि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा हो जाता है। यहीं से निकलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूनिट्स आर गोज़ ऑन डिक्रीजिंग व्हेन अ कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फेक्शन। अगर देखा जाए कि जो हम खा रहे हैं अब उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो डिक्रीजिंग पे पहुंच गया है, यानी कि इसका मतलब है अब वहाँ पर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल बिल्कुल कंप्लीट है, उसके आगे हमें खाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, ये हमारे क्या हैं, यूनिट्स हैं। यूनिट्स इतना लिया तो मार्जिनलिटी इतना, ये एक ग्राफ के बेस पे शो कर रखा है कि किस तरीके से हम मार्जिनल यूटिलिटी को हम यूनिट से कंपैरिजन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट ये बताता है कि कंज्यूमर की इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा इनकम होती है उतना ज़्यादा वो चीज़ें लेने की कोशिश करता है, कंज्यूम करने की कोशिश करता है। बट इनकम इफ़ेक्ट इज़ रिलेटेड टू द परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। जो इनकम इफ़ेक्ट होता है, लेकिन वो क्या करता है, परचेसिंग पावर बताता है कंज्यूमर की क्या है। यानी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उसकी उतनी परचेसिंग पावर अच्छी हो जाती है। व्हेन प्राइस ऑफ द गुड्स फॉल्स देन द परचेसिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर राइजेस। जब प्राइस गुड्स के कम हो जाते हैं तो परचेसिंग पावर जो होती है कंज्यूमर की बढ़ जाती है। इस हैंस इनकम इफेक्ट इज़ रिलेटेड टू चेंज द प्राइस ऑफ द गुड्स। इनकम का असर तब पड़ता है या इफेक्ट तब पड़ता है प्राइस गुड्स के चेंज होने पर। गुड्स का जब प्राइस चेंज होता है तो इनकम पे इफेक्ट पड़ता है, या इनकम भी डिपेंड करती है और प्राइस भी डिपेंड करता है इनकम पे। जब इनकम अच्छी होती है तो प्राइस यहाँ पर वैल्यू नहीं देता है, लेकिन जब इनकम कम होती है तो प्राइस से ज़्यादा रिलेट हो जाता है। और इसकी वजह से अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं हो रही है या ज़्यादा नहीं बढ़ रही है तो यहाँ पर इनकम इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा परचेसिंग पावर पे पड़ता है। फिर सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट मीन्स सब्स्टिट्यूट अ चीपर कमोडिटी कंपेयर टू द एक्सपेंसिव कमोडिटी। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कॉजेज़ में रोल प्ले करता है। कि सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि एक कमोडिटी हमारे पास कुछ ऐसी आ जाए जो हमारे महंगी कमोडिटी के कंपेयर में सेटिस्फेक्शन लेवल बराबर दे। जैसे कॉफ़ी एंड टी। व्हेन द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी राइजेस दैन डिमांड ऑफ टी राइजेस। जब प्राइस कॉफ़ी के बढ़ जाते हैं तो हमारे जो सस्ती यूनिट है यानी कि टी है उसकी डिमांड यहाँ पर बढ़ जाती है। फिर है नेचर ऑफ द कंज्यूमर। लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ द कंज्यूमर। कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स फॉल्स देन द न्यू कंज्यूमर विल एंटर इनटू द मार्केट। दे स्टार्ट परचेसिंग बिकॉज बिफोर दे कुड नॉट परचेस इट अर्लियर बिकॉज इट हायर प्राइजेस। कह रहा है कंज्यूमर के नेचर पे भी डिपेंड करता है। जब कमोडिटी के प्राइस गिरने लग जाते हैं, एक नया कंज्यूमर मार्केट में एंटर करता है और वो चीज़ों को ख़रीद लेता है क्योंकि वो जानता है कि आगे चल के ये चीज़ें महंगी हो सकती हैं। तो ये कॉजेज़ और रीज़न हमारे पास 4 हैं लॉ ऑफ डिमांड के। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और नेचर ऑफ द कंज्यूमर। जैसे यहाँ पर इस ग्राफ में शो किया गया है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहे हैं डिमांड पे फ़र्क पड़ता चला जाता है। जब प्राइस हायर थे डिमांड कम होती, जैसे ही प्राइस थोड़ा सा कम हुआ डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है, फिर प्राइस थोड़ा सा कम हुआ डिमांड और बढ़ गई, लास्ट में जब प्राइस अपने मिनिमम लेवल पे आ जाता है तो यहाँ पर मैक्सिमम लेवल पे डिमांड
बढ़ जाती है। इसके बात करते हैं हम कर्व और शिफ्टेड इन डिमांड कर्व की। दोनों में क्या डिफरेंस है, कर्व और शिफ्टेड ऑफ डिमांड कर्व, इसको देखते हैं हम। डिफरेंस बेसिकली क्या है, रिलेशनशिप भी बता सकते हैं हम इसमें और डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो हम रिलेट करते हैं इसको एक दूसरे से। सबसे पहले हम टेबल मेंटेन करेंगे एक। यह आपका हो गया कर्व और ये हो गया आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व। कर्व और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में दोनों में एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, फर्स्ट है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, यानी कि मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व ड्यू टू चेंज इन प्राइस। दूसरे में कहता है मोमेंट हो गया वो शिफ्ट होता है, ये कर्व मोमेंट पे आता है वो शिफ्ट होता है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व ड्यू चेंज इन द अदर फैक्टर। यहाँ पर जो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है कैसे होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व ड्यू टू अदर फैक्टर। प्राइस को छोड़कर और भी फैक्टर्स हैं जिसके वजह से डिमांड कर्व यहाँ पर शिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ पर मोमेंट जो होती है डिमांड कर्व की सिर्फ प्राइस के वजह से ही होती है और ये होती है अदर फैक्टर की वजह से, लाइक जैसे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पर प्राइस का कोई रोल नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं कर्व में, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व में प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जस्ट अपोजिट, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं, यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट होते हैं। ये जो मोमेंट होती है इसकी कैसी होती है, अपवर्ड मोमेंट जो होती है कर्व की कैसी होती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होती है डिमांड कर्व में, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। दोनों में क्या है, अपवर्ड और डाउनवर्ड की इसके अंदर मोमेंट हो। इट हैज़ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। कौन सी मोमेंट होती है इसके अंदर, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। और इसमें जो मोमेंट होती है राइट एंड लेफ्टवर्ड। इट शिफ्ट ओनली राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, आगे की तरफ और या पीछे की तरफ ये शिफ्ट होता है, और ये होता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ। 4 पॉइंट की बात करें यहाँ पर तो इट हैज़ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। इट हैज़ या तो ये एक्सपैंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, और ये होता है इट हैज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व। इट हैज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व। यानी कि चारों डिफरेंस कैसे हैं, पहला कर्व के अंदर बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ डिमांड कर्व ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कर्व के अंदर जो डिमांड कर्व का मोमेंट होता है यह किस वजह से होता है, प्राइस के चेंज होने पर। लेकिन शिफ्ट इन डिमांड कर्व में क्या होता है, अदर फैक्टर के चेंज होने पर। फिर बात करते हैं अदर फैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, लेकिन वहाँ पर प्राइस कांस्टेंट होता है। यहाँ पर बात करें तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन वहाँ पर राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। 4 पॉइंट पे बात करें तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की बात करता है, ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात करता है। तो इसके ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेंगे।
डिफरेंस में ग्राफ भी बता सकते हैं हम यहाँ पर। ये हो गया आपका कर्व का डिमांड कर्व, कर्व के पॉइंट में, यानी कि या तो ये अपवर्ड जाएगा या तो नीचे डाउनवर्ड आएगा। लेकिन इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ प्राइस आगे पीछे बढ़ेगा, यानी प्राइस बढ़ रहा है यहाँ पर। ये आपकी क्वांटिटी है, यहाँ पर क्वांटिटी है, ये प्राइस यहाँ पे क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट है। और यहाँ पर जब आपकी डिमांड इतनी थी, इस पॉइंट पे शो कर दिया, जैसे ही राइट वर्ड शिफ्ट हो गया तो राइट वर्ड में आ गया, जैसे ये लेफ़्ट वर्ड में शिफ्ट हो जाएगा तो ये लेफ़्ट वर्ड में आ जाएगा। यानी कि दोनों में यही डिफरेंस है कि यहाँ पर बताया गया डिफरेंस कि यहाँ पर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, अदर फैक्टर कांस्टेंट होते हैं। प्राइस के चेंज होने पर ये भी कर्व शिफ्ट होता है। तो इसका ग्राफ में भी हम शो कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर प्राइस पहले इतना था, बाद में इतना है, तो यहाँ पर प्राइस से रिलेशन इसका है। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पर प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, क्वांटिटी में आ रहे हैं, अदर फैक्टर यहाँ पर नहीं दिख रहे, यानी कि क्या है, वो कांस्टेंट है। दूसरा पॉइंट भी शो हो गया। ग्राफ में तीसरा पॉइंट क्या है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ऊपर की तरफ भी ग्राफ जा रहा है और नीचे की तरफ भी आ रहा है, ये भी पॉइंट यहाँ पर इस ग्राफ में शो हो गया। एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, या तो एक्सपेंड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये भी इसमें शो हो जाता है। अब बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व की। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में कह रहा है अदर फैक्टर यहाँ पर क्या होंगे, इसके लिए फेवरेबल होंगे, और प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो प्राइस यहाँ पर एक सिंगल लाइन में जा रहा है, यानी कांस्टेंट है। यहाँ पर अदर फैक्टर के बेस पे बात हो रही है। यहाँ पर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। इट शिफ्ट ओनली राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, या तो ये राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है या तो लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। और इंक्रीज एंड डिक्रीज यहाँ पर डिमांड कर्व में रूल्स फॉलो होते हैं, ना कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या चेंज इन डिमांड में। दोनों में हम डिफरेंस कर सकते हैं यहाँ पर भी। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड में क्या डिफरेंस है, इसका भी हम एक टेबल बना सकते हैं। टेबल के बेस पे हम इसका डिफरेंस कर सकते हैं। तो इसका किस तरीके से हम डिफरेंस करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, और यहाँ पर लिखेंगे हम चेंज इन डिमांड। अब दोनों में क्या डिफरेंस कर सकते हैं यहाँ पर। पहला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इसकी बात करें दूसरे की, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू अदर फैक्टर। इसके बाद बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट का, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसको हम ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसको हम मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं हम, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड हो गया।
और इसको बोल सकते हैं हम यहाँ पर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये मूव हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इसको हम ऑल्सो कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इट हैज़ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। जैसे उसमें था इस वैसे इसमें रूल फॉलो होगा। इट हैज़ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। यहाँ पर बात करें तो इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड कर्व, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड कर्व। यहाँ पर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात होगी तो वहाँ पर इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात होगी। और यहाँ पर बात करें फिर इसके ग्राफ की, जो पहले पॉइंट में हमने ग्राफ बनाया था सेम एज इट इज़ वैसे ही बनेगा। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई, ये ओरिजिन। इस पॉइंट को कभी नहीं भूलना है क्योंकि इससे एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाते हैं। तो हमें यहाँ पर साइन देना होता है कि कौन सी जगह को क्या कहते हैं। प्राइस ये है तो क्वांटिटी हमारी ये हो गई। प्राइस जब हमारा इतना था क्वांटिटी बढ़ के फिर इतनी हो गई। जब प्राइस फिर कम हो गया तो क्वांटिटी फिर इतनी हो गई। ये हो गया हमारा चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। लेकिन बात करें चेंज इन डिमांड की तो चेंज इन डिमांड के अंदर क्या होता है, हमारा प्राइस कांस्टेंट होता है। ये हमारा प्राइस है जो कांस्टेंट होता है। डिमांड जब पहले इतनी थी तो हमारा यहाँ पर एक्सटेंड करा डिमांड ने। जब जैसे ही डिमांड थोड़ी सी कम हो गई तो डिमांड ने यहाँ एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर। और जैसे ही डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई तो डिमांड ने फिर यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया। लेकिन प्राइस यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये बेस है पूरे अदर फैक्टर के ऊपर। तो यहाँ पर प्राइस क्या होंगे, यहाँ पर कांस्टेंट रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर कि क्यों यहाँ पर कॉजेज़ होते हैं इंक्रीज़ इन डिमांड कर्व के। डिमांड कर्व के इंक्रीज़ होने के क्या कॉजेज़ होते हैं और डिक्रीज़ होने के क्या कॉजेज़ होते हैं, हम ये भी इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज़ इन डिमांड कर्व। क्या कॉजेज़ हैं, क्या कारण हैं डिमांड कर्व के बढ़ने के, तो इसके रीजंस भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कॉजेज़ ऑफ, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर किस चीज़ की, कॉजेज़ की। तो यहाँ बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज इन डिमांड कर्व। तो कॉजेज़ ऑफ इंक्रीज इन डिमांड कर्व में सबसे पहला बात आती है यहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्राइस ऑफ द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स जब क्या होता है, प्राइस बढ़ता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का तो दूसरी जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ जाती है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, यानी कि यहाँ पर भी क्या हुआ, डिमांड कर्व बढ़ गया। फिर आता है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या है, जब एक किसी गुड्स का प्राइस फॉल्स होता है तो दूसरे वाले के जो यहाँ पर पेट्रोल के प्राइस है वो भी फॉल्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर डिमांड ऑफ कार क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। यानी कि किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस गिरेगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। जैसे पेट्रोल के प्राइस गिरेंगे तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो दूसरा रीज़न ये हो गया कि हमारा डिमांड कर्व कैसे बढ़ता है। तीसरा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर,
जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो अपने नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ाता है, जब कंज्यूमर की इनकम घट जाती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ाता है, यानी दोनों के सेंस में उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ रही होती है। चौथा पॉइंट है क्या है हमारा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर फेवरेबल कंडीशन। टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर फेवरेबल कंडीशन, यानी कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर आपका अच्छा है, यानी आपने बोला कि हाँ इस चीज़ का टेस्ट अच्छा है, तो हम उसकी डिमांड क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर ये चारों रीज़न है जिसके वजह से डिमांड कर्व हमारा बढ़ता है। लेकिन इसी में जस्ट अपोजिट बात करें तो कैसे डिमांड कर्व डिक्रीज़ होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ कॉजेज डिमांड कर्व डिक्रीजेज। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉजेज ऑफ डिमांड कर्व डिक्रीजेज। कैसे डिमांड कर्व डिक्रीज होता है, इसके क्या रीजंस हैं। तो पहला है प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स फॉल्स। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स गुड्स फॉल्स। जब सब्स्टिट्यूट गुड्स के फॉल्स होंगे प्राइस, तो यहाँ पर उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, यानी इफ़ द प्राइस ऑफ द कॉफ़ी फॉल्स देन द डिमांड ऑफ द टी ऑल्सो फॉल्स। तो ये पहला रीज़न है जब डिमांड कर्व हमारा डिक्रीज होता है। सेकंड रीज़न है प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइजेज। प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स राइजेस। जब प्राइस बढ़ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, तो इफ़ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल राइजेस देन द डिमांड ऑफ द कार ऑल्सो फॉल्स। तो दूसरा रीज़न ये हो गया डिमांड कर्व के डिक्रीज होने का। तीसरा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम जैसे ही यहाँ पर कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी और इन्फीरियर गुड्स की बढ़ जाएगी। यानी कहने का मतलब एक नॉर्मल गुड जो हमारे बेसिक गुड्स है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो यहाँ पर भी डिमांड कर्व डिक्रीज हो सकता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर अनफेवरेबल कंडीशन। जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल कंडीशन में होता है उस समय हम किसी भी चीज़ की डिमांड उसकी नहीं करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर कि किस तरीके से एक्सपेंशन एक्सट्रैक्शन ये कर चुके हैं। अब एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व और इंक्रीज इन डिमांड कर्व में डिफरेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 6 में, पार्ट 7 में पढ़ेंगे। 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।